नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पिछली क्लास में रिवॉल्यूशन था, जो अधूरा रह गया था। हमने बताया था इस क्लास में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसके दिन रात बड़े और छोटे होने के क्या कारण होते हैं। थोड़ा सा प्रदीप्त वृत्त के बारे में भी समझाया था। तो कल हमने ये बताया था आपको कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ सन के चारों ओर राउंड कर रही है। मान के चलिए मैंने ये बताया था कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ऐसे ही यहाँ ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस तरीके से ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। सन का रेडिएशन इस तरीके से पड़ेगा बिल्कुल पृथ्वी के सामने। ये मैंने बताया था कल आपको। मैंने फिर आपको ये बताया था कि ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कर्क है, 0 डिग्री है और ये मकर रेखा है। वैसे ही हमने ये बताया था आपको, इन सब की कंडीशन सेम कुछ इस तरीके से है। तो हमने आपको ये बताया था कि जब सन कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है, पर परपेंडिकुलर पड़ता है, तो मैंने ये बताई थी कि हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ में एक कंसेप्ट होता है प्रदीप्त वृत्त, या इसे बोल सकते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइट सर्किल। तो हमने ये बताया था कि अर्थ जब हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, मान लो इस तरीके से झुकी होती है, ये 23.5 डिग्री पर इस समय झुकी हुई है अर्थ, तब ये सन की रेडिएशन, इस सन की रेडिएशन जब सीधी इस पर पड़ेगी तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सन का, पृथ्वी का जो आधा भाग होता है वो प्रकाश से प्रकाशमान होता है और उसका ठीक आधा भाग जो विपरीत होता है उसके, वो अंधेरे में होता है। तो अंधेरे वाले भाग को और उजाले वाले भाग को जो वृत्त बांटता है, हम उस वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और मैंने ये बताया भी था आपको कि जैसे मान के चलिए सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, या अभी मान के चलिए इस समय सूर्य मकर रेखा की बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर की, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से आगे 23.5 डिग्री जितना झुकाव होता है उतनी आगे सूर्य का प्रकाश जाएगा और उत्तरी गोलार्ध पर उतने ही पहले सूर्य का प्रकाश रहेगा। इसका मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश नहीं है और दक्षिणी गोलार्ध पर इस कंडीशन में प्रकाश होता है। तो इसके बीच वाले जो सर्किल होता है जिसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस सर्किल को बोला जाता है दोस्तों सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइट सर्किल। तो मैंने ये बताया था कि हम इसे कुछ इस तरीके से आधे भाग में इस तरीके से बांट लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, जब मकर रेखा पर सन का प्रकाश है तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें कम भाग में, कर्क रेखा पर देखिए कम भाग में क्या पड़ रही है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है, जबकि जब हम यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो ये ज्यादा भाग में पड़ रही है। तो मैंने ये बताया था कि हमारी अर्थ जो है वो, हमारी अर्थ जो रोटेशन कर रही है, सॉरी रोटेशन और रिवॉल्यूशन में दोनों की ही बात कर रहा हूँ, वो पश्चिम से पूर्व कर दी है। मेरा कहने का मतलब अर्थ का रिवॉल्यूशन, रोटेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे ही यहाँ इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ इस तरीके से और ऐसे ही यहाँ इस तरीके से। तो जब अर्थ रिवॉल्यूशन रोटेशन भी करेगी तो दिन रात बनते हैं रोटेशन से, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो ये मान लो अर्थ है, तो देखो रोटेशन जो हो रहा है इसका वो इस तरीके से हो रहा है। तो अब जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश ज्यादा होगा तो ज्यादा भाग इसका प्रकाशवान होगा, और जब ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कम भाग प्रकाशवान होगा। तो जब ये अर्थ रोटेशन करेगी, दिन रात बनाएगी, तो ये ज्यादा भाग जो प्रकाश में है, इसका मतलब क्या है, दिन बड़ा होगा क्योंकि इसका रोटेशन ज्यादा समय में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाला जो भाग है वो प्रकाशवान कम है तो ऊपर जल्दी से अंधेरा आ जाएगा। तो ऊपर दिन छोटे उत्तरी गोलार्ध में और रात जहां, जब ऊपर के कम भाग में
प्रकाश होगा तो ज्यादा भाग में क्या होगा, ज्यादा भाग में अंधेरा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ऊपर रात ज्यादा होंगी उत्तरी गोलार्ध में और नीचे दिन बड़े होंगे दक्षिणी गोलार्ध में। उसके पीछे का कारण, दो कारण है, एक तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण। ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं और इसी आधार पर मैंने आपको ये बताया था कि इसे हम दक्षिणी आयामत कहते हैं। जो मकर रेखा पर जब होता है दक्षिण में होता है स्टूडेंट। अब यहाँ प्रकाश ज्यादा होगा तो गर्मी का मौसम होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। लेकिन हम किसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में। मैंने बताया था कि विकसित देश हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी, इसीलिए इसे शीत आयामत बोलते हैं, दक्षिणी आयामत बोलते हैं। तो इस शीत ऋतु में गर्मी या शीत ऋतु का बनना भी अच्छे झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण एक कारण होता है। इसे आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही मैंने ये बताया था आपको कि जब हम 3 महीने बाद, ये मैंने 22 दिसंबर की कंडीशन बताई थी आपको, 3 महीने बाद 21 मार्च को जब सन इस कंडीशन में होता है तो यहां से तो उल्टा दिख रहा है, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कुछ ऐसा होता है ऐसे। और सन की रेडिएशन यहाँ से सीधा इस पर पड़ रही होती है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ध्रुवों से होकर के सन का प्रकाश जा रहा होता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि आधा पृथ्वी का भाग ठीक सूर्य के सामने और आधा ठीक सूर्य के पीछे होता है। क्यों, आधा दक्षिणी गोलार्ध का भाग सूर्य के सामने और आधा दक्षिणी गोलार्ध का भाग सूर्य के पीछे। वैसे ही आधा उत्तरी गोलार्ध का भाग सूर्य के सामने और आधा उत्तरी गोलार्ध का भाग सूर्य के पीछे। इसका मतलब क्या, बराबर भाग उजाले में है दोनों गोलार्ध के और बराबर ही अंधेरे में है। इसका मतलब क्या है, दोनों ही गोलार्धों में इस कंडीशन में दिन और रात बराबर होते हैं जब सन की रेडिएशन, ये क्या है हमारी विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। वैसा ही दोस्तों जब ये घूमते घूमते पृथ्वी इस तरीके से आती है यहाँ, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये झुकाव नॉर्थ गोलार्ध। अब ये नॉर्थ गोलार्ध में सन कहाँ पड़ रहा है, अब ये सन नॉर्थ गोलार्ध में पड़ रहा है। तो अब दिन नॉर्थ गोलार्ध में मतलब उत्तरी गोलार्ध में बड़े होंगे और ग्रीष्म ऋतु कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत कंडीशन होगी। वैसे ही मैंने बताया था, अब ये घूमते घूमते कहाँ यहाँ आएगी। अब जब ये यहाँ आएगी तो प्रकाश फिर से दोनों गोलार्धों में पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी, अगर सन यहाँ है तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो ये फिर से दोनों ही भागों में प्रदीप्त सर्किल जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के ठीक बीचों बीच होगा। इसीलिए 23 सितंबर वाली कंडीशन और 21 मार्च वाली कंडीशन को दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन पर ध्रुवों पर भी प्रकाश पहुंचता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है या नेक्स्ट मुझे जो टॉपिक समझाना होगा वो मेरा टॉपिक है दोस्तों कि नॉर्वे में या नॉर्वे को जो मध्य रात्रि का जो सन होता है वो भी चमकता है। मतलब नॉर्वे कंट्री एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इस स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो नॉर्वे है वहां मध्य रात्रि में भी सन चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। ये घटना 21 जून सन है दोस्तों ये, और मैं घटना आपको बता रहा हूं 21 जून की। तो 21 जून को सन का जो प्रकाश होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, ये मैं बोल देता हूँ। ये 23.5 डिग्री झुका है, मान लेते हैं प्रदीप्त सर्कल कहाँ होगा, इसके ठीक बीचों बीच, इसके ठीक बीचों बीच होगा। मैं इसे थोड़ा सा झुकाऊंगा इस तरीके से, ये झुकाव दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा, ये मकर रेखा है। तो 22 दिसंबर 1 जून की जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन क्या है 1 जून, और 1 जून को हमने आपको पढ़ाया था कि जो सन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ होता है, कर्क रेखा पर उसका रेडिएशन पड़ता है इस तरीके। तो जब ये कर्क रेखा पर इसका रेडिएशन पड़ता है दोस्तों, तो कुछ किरणें, तिरछी किरणें
कुछ तिरछी किरणें 86.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध में भी पड़ती हैं। मेरा कहने का मतलब है जब 1 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा होता है, उसकी तिरछी किरणें 66.5 डिग्री पर भी पड़ती हैं। मेरा कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कंडीशन कुछ ऐसी है, देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी है, इस तरीके से ही झुक रहा है। ये दोस्तों सन है, ये हमारी जो है ये जो हमारी ग्लोब है, इस ग्लोब पर मैं आपको कर्क रेखा दर्शा देता हूँ। तो ये हमारी कर्क रेखा है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारी कर्क रेखा और ये 66.5 डिग्री रेखा है। ये कर्क रेखा है और ये 66.5 डिग्री रेखा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंडीशन ये है दोस्तों, कंडीशन कुछ ऐसी है। सन ये है, तो हमारा सन जब 1 जून को कर्क रेखा पर ठीक पड़ता है, कर्क रेखा के ठीक सामने पड़ता है, तो इसकी तिरछी किरणें 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं। पृथ्वी जब रोटेशन करती है, पृथ्वी का रोटेशन कैसे होगा दोस्तों, इस तरीके से होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो सूर्य की किरणें उस दिन पूरे दिन, मेरा कहने का मतलब जो रोटेशन होता है वो रोटेशन होता है 24 घंटे में कंप्लीट। तो 1 जून को सूर्य हमेशा कर्क रेखा पर क्या होगा, लंबवत होगा, और इसकी तिरछी किरणें हमेशा 66.5 डिग्री तक जा रही होंगी उस पूरे दिन। तो मेरा कहने का मतलब है जब ये रोटेशन करती है पृथ्वी, तो रोटेशन करते करते इसकी सीधी किरणें हमेशा, देखना हमेशा रोशनी जब सूर्य लंबवत होगा पृथ्वी के कर्क रेखा पर हर एक जगह, उस अक्षांश की हर एक जगह पे, और पृथ्वी भी रोटेशन कर रही होगी, तो उस स्थिति में दोस्तों हमेशा किरणें जब ये लंबवत होगा कर्क रेखा पर, तो हमेशा तिरछी किरणें कहाँ होंगी, 66.5 डिग्री तक होंगी। तो दोस्तों 66.5 डिग्री तक जब होंगी, तो हमारी 66.5 डिग्री पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, रसिया और यूएसए, ये देश भी पड़ते हैं ये 66.5 डिग्री पर। इसका मतलब क्या है, जब 1 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होंगी, तो तिरछा प्रकाश पृथ्वी के रोटेशन के साथ इन देशों पर भी पड़ रहा होगा। तो दोस्तों मान के चलिए मॉर्निंग में ये प्रकाश, ठीक है। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, तो मॉर्निंग में ये प्रकाश, इंडिया हमारी ये है, इंडिया ये है, और इंडिया देखो ये इंडिया है, इंडिया में ये प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, कर्क रेखा पर। तो ये तिरछा यहाँ होगा ऊपर लगभग रसिया पर, और जब ये घूमते घूमते दोस्तों ये पूरा राउंड एक करेगा या 180 घूमेगा, तब इंडिया में दोपहर होगा। जब मॉर्निंग में निकला और वो 6 घंटे 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे का, रात में तिथि चेंज होगी 12 बजे करीब, तो 180 जब राउंड करेगा, ठीक पीछे इंडिया पहुंचेगा। उस समय इंडिया के ठीक विपरीत सन जो है वो लंबवत पड़ रहा होगा कर्क रेखा पर, और 66.5 पर किरणें जो होंगी वो कर्क रेखा और उस पे आर्कटिक वृत्त पर होंगी। मतलब जो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए, इन देशों पर होगी किरणें। तो दोस्तों जब ये 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद फिर से रोटेशन करके ही अपना एक पूरा चक्कर करता है, तो दोस्तों इंडिया में रात होती है उस समय, और इसका प्रकाश जो होता है नॉर्वे मतलब 66.5 डिग्री पर प्रकाशवान भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब हमारे परिप्रेक्ष्य में जब मध्य रात्रि होती है उस समय भी 66.5 डिग्री पर क्या होता है, क्योंकि भारत ठीक कहाँ चला गया, उसके विपरीत चला गया। तब हम क्या देखते हैं कि मध्य रात्रि में भी सन की रेडिएशन, केवल 1 जून की बात है ये, और कोई दिन लागू नहीं होगी ये कंडीशन, तो 1 जून को भी 66.5 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश तिरछा दिखाई देगा। लेकिन हम इसमें केवल नॉर्वे को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो स्वीडन में भी दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश तो 66.5 डिग्री पर यूएसए भी है, वहां भी दिखाई देगा, और सूर्य का प्रकाश तो फिनलैंड में भी दिखाई देगा, रसिया में भी दिखाई देगा। लेकिन आखिरकार हमने ये क्यों बोला कि मध्य रात्रि को जो सूर्य का प्रकाश है
वो नॉर्वे में दिखाई देता है। वो इसीलिए बोला हमने कि उत्तरी 66.5 डिग्री के अगर देशों की बात करें तो नॉर्वे का सिविलाइजेशन डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था। इस वजह से वहाँ शैक्षणिक विकास सबसे पहले हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था। इस वजह से वहाँ की जो समाज है वो सबसे पहले विकसित हुई थी। इसीलिए मध्य रात्रि को जो हम बात करते हैं सन के दिखाई देने की, कि मध्य रात्रि में भी सन नॉर्वे में दिखाई देता है, उसके पीछे का कारण यही है। एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ ढंग से। देखो ये सूर्य है, सूर्य की किरणें तिरछी कर्क रेखा पर पड़ रही हैं और ये समय कब का होता है? ये समय होता है दोस्तों ठीक 1 जून का। तब ये रोटेशन, और मैंने कही थी तिरछी किरणें 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं। 66.5 डिग्री में नॉर्वे भी आ रहा है, स्वीडन भी आ रहा है, फिनलैंड भी आ रहा है, रसिया भी आ रहा है, यूएसए भी आ रहा है, कनाडा भी आ रहा है। लेकिन नॉर्वे का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले विकसित हुआ था। इकोनॉमिक एवं एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले हुआ था, इसीलिए नॉर्वे को लिया जाता है। तो दोस्तों जब ये पृथ्वी उसी दिन 24 घंटे में राउंड कर रही होती है, तो ये राउंड करके जब अपना 24 घंटा क्लियर करती है, 24 घंटे क्लियर करने में मध्य रात्रि हो जाती है ऐसे, क्योंकि रात्रि से ही घूर्णन स्टार्ट किया और रात्रि में ही क्या होता है, ये घूर्णन कंप्लीट होता है। तो मेरा कहने का मतलब मध्य रात्रि, पूरी रात्रि की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग उस समय जब नॉर्वे पर 66.5 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश होता है। क्योंकि भारत से लगभग 82.5 डिग्री पीछे ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के ठीक ऊपर लगभग मान के चलिए आप कि 75 या 78 देशांतर भारत के पीछे ये क्या होगा, नॉर्वे होगा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो उस समय लगभग जब ये पूरा राउंड करेगी एक, तो लगभग इसे 300 डिग्री राउंड करने में, क्योंकि भारत से पीछे कितना लगभग 70, तो 300 या 290 डिग्री राउंड करने में मध्य रात्रि हो जाती है उस समय। क्योंकि 180 जब घूमेगी रात से तो वो दोपहर होगा, ठीक पीछे दोपहर होगा, और फिर थोड़ा सा और घूमेगी 180 के बाद लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोपहर वाली कंडीशन वो कहाँ चली जाएगी, मध्य रात्रि में चली जाएगी, और तिरछी किरणें नॉर्वे पर पड़ रही होंगी। और नॉर्वे को ही इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि वहाँ का सिविलियन डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नॉर्वे को जो मध्य रात्रि का सन है वो 1 जून को, केवल 1 जून को दिखाई देता है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों 66.5 डिग्री पर जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें होती हैं तो उसकी तिरछी किरणें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के देशों में नॉर्वे का विकास सबसे पहले होने के कारण नॉर्वे में मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है, ये मान लिया जाता है। और ये रियल कंडीशन है, वो दिखाई भी देता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि 6 माह का दिन व 6 माह रात का कंसेप्ट क्या है। तो इसे मैं आपको क्लियर करा देता हूं दोस्तों कि जब हमारा सूर्य का प्रकाश देखो, यानी आपको बताई थी 21 मार्च को जो हमारी अर्थ है इसके ठीक विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ रहा होता है। मैंने ये बताई थी जब सूर्य लंबवत पड़ रहा होता है तो दोस्तों दोनों गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है जब विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, क्योंकि तिरछा प्रकाश पड़ेगा, मैंने ये बताई थी आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ उजाला होगा, और जब ये इस तरीके से घूम करके परिक्रमण करेगी तो दोस्तों परिक्रमण करके 3 महीने बाद जब यही 21 जून को पहुंचेगी, 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर ये लंबवत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब कर्क रेखा पर, अब यही पृथ्वी कर्क रेखा पर क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, मार्च के बाद जून आएगा, तो कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती है तो दोस्तों मैंने ये बताई थी जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी ध्रुव पर भी क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर भी प्रकाश होता है कुछ इस कंडीशन में। मैंने ये बताया था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और सन जब यहाँ होता है और कर्क रेखा पर प्रकाश होता है दोस्तों, तो हमने आपको ये बताया था कि प्रदीप्त वृत्त कुछ ऐसा होगा। मेरा कहने का मतलब कि नॉर्थ गोलार्ध के 23.5 डिग्री पीछे तक भी क्या बने जाएगा सूर्य का
सूर्य का प्रकाश जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि नॉर्थ गोलार्ध अब यहाँ अंधेरा होगा, क्योंकि इस पर ये तो साउथ पोल है, लेकिन जो प्रदीप्त वृत्त बन रहा है केवल प्रकाश पहुंच रहा है, उससे पहले पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ अंधेरा होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, दिन होगा। तो 23 मार्च को भी उत्तरी ध्रुव पर क्या था, दिन था। फिर 3 महीने राउंड किया हमने, तो फिर हम जब देख रहे हैं तो फिर आगे 3 महीने भी उस पर क्या होगा, दिन होगा। किस पर, उत्तरी गोलार्ध पर। तो दोस्तों जब हम 23 मार्च से और 23 सितंबर तक, क्योंकि अब मैं जैसे ही चलूंगा, अब मेरी पृथ्वी ऐसे राउंड करती रहेगी, तो अब यही शराब फिर से ऐसे आ जाएगा, तो फिर से विषुवत रेखा पर क्या होगा, सूर्य का सीधा प्रकाश होगा। तो फिर से दोनों ध्रुवों में क्या होगा, मैंने कही थी ना 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होने का कारण ये होता है कि विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर सूर्य का प्रकाश समान पड़ता है और दोनों पर उजाला होता है। तो मेरा कहने का मतलब 23 मार्च से लेकर के 23 सितंबर 6 माह यहाँ दोस्तों नॉर्थ पोल पर क्या होता है, उजाला होता है, दिन होता है। इसके ठीक विपरीत जब हम 23 सितंबर से जाएंगे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब अब यही कंडीशन ये इस तरीके से हो जाती है। एक तो कंडीशन यही होगी 23 सितंबर वाली, तो 23 सितंबर वाली कंडीशन में तो दोनों जगह क्या होगा, प्रकाश होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जब हम पहुंचेंगे, तो दिसंबर 22 दिसंबर वाली कंडीशन जब हम देखते हैं, तो मकर रेखा पर क्या होता है दोस्तों, मकर रेखा पर सन की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसका मतलब क्या, प्रदीप्त वृत्त जो बनेगा वो मकर रेखा के पीछे होगा। मेरा कहने का दक्षिणी ध्रुव के पीछे होगा। मेरा कहने का मतलब इस समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, उजाला होगा। और जब इस समय दक्षिणी ध्रुव पर उजाला होगा, तो नॉर्थ पोल पर क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ पोल से पहले प्रदीप्त वृत्त बनाने को, ये प्रदीप्त वृत्त बना, तो यहाँ तो अंधेरा है, इसका मतलब क्या, यहाँ अंधेरा होगा। तो 23 सितंबर से यहाँ से 3 महीने पूरे क्या रहेगा, उजाला रहेगा। और दोस्तों जब ये ऊपर 23 मार्च तक पहुंचता है, मैंने बताया कि किरणें सीधे सामने होती है और दोनों गोलार्ध में क्या होता है, समान प्रकाश होता है। तो उत्तरी गोलार्ध भी प्रकाश में होता है और दक्षिणी गोलार्ध भी प्रकाश में होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब हम 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब रोटेशन पृथ्वी का चलता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में उजाला होता है, दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में रात होती है। इसका मतलब क्या है, जब हम 23 सितंबर से और 23 मार्च तक की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों 6 माह का दिन किस गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव पर होगा, दक्षिणी ध्रुवों पर होगा। और 6 माह की क्या होगी, 6 माह, जब यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा, तो यहाँ पर इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 6 माह की रात। ठीक है, ऐसे ही जब हम 23 मार्च से जब हम 21 मार्च से, और ये 23 मार्च जो लिख रहा हूं मैं वो 21 मार्च है, ये 21 मार्च से और 23 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, तब उस कंडीशन में नॉर्थ गोलार्ध में दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह की रात होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, तो दोस्तों जब 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उस समय ध्रुवों पर 24 आवर्स उजाला रहेगा। किस कंडीशन में, मेरा कहने का मतलब केवल मैं 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करता हूं, तो ध्रुवों पर उस कंडीशन में 24 आवर का क्या होगा, क्योंकि ध्रुवों पर हमेशा क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। उस दिन मैंने कही थी विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ भी प्रकाश होता है और यहाँ भी प्रदीप्त वृत्त दोनों से होकर जा रहा होता है। और 21 मार्च पूरा एक दिन 24 घंटे का दिन रहेगा वहां पे, क्योंकि पूरे 24 घंटे किरणें रहेंगी। और वैसे ही 23 सितंबर को भी पूरे 24 घंटे किरणें रहेंगी। तो ये 2 दिन ऐसे हैं तो 24 आवर्स दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, 21 मार्च और 23 सितंबर। उसके पीछे का कारण सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो सीधी तिरछी किरणें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके पीछे का जो कारण है वो कारण क्या है कि 6 माह की रात और 6 माह का दिन होता है। तो हमने आपको ये बताया था अभी जो डिस्कस कराया था कि 21 मार्च से 23 सितंबर को नॉर्थ गोलार्ध में 6 माह का दिन और साउथ गोलार्ध में 6 माह की रात। वैसे ही मैंने आपको बताया था 23 सितंबर से और 21 मार्च तक नॉर्थ गोलार्ध में 6 माह की रात और साउथ गोलार्ध में 6 माह का दिन होता है। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कारण, इसके पीछे मैंने आपको ये बताया था, मान के चलिए ये सन है और ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ये सन है और ये अर्थ है दोस्तों, और ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो मैं मान लेता हूं कि ये 1 जून की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में दोस्तों सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर होगा, और जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश होगा दोस्तों, तो जो प्रदीप्त व्रत बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरा कहने का मतलब नॉर्थ पोल पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, और साउथ पोल पर अंधेरा रहेगा तो रात रहेगी, क्योंकि जो सर्किल बना है वो साउथ पोल पे नहीं बना, साउथ पोल तक तो प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब ये 1 जून मैंने ये बताई थी, जब 21 मार्च से स्टार्ट होता है तो 21 मार्च से 3 माह तो ये हो गए, ये हमेशा क्या रहेगा, इसकी किरणें सीधी पड़ रही होंगी नॉर्थ पोल में, लेकिन साउथ पोल में जब 21 मार्च की बात करते हैं तो ये दोनों जगह पड़ रही होंगी। मैंने बताया था वो कंडीशन कैसी होती है, वो कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। वो कंडीशन जो होती है उसमें प्रदीप्त व्रत इसमें नहीं दिखा सकते हो आप, लेकिन वो कंडीशन ऐसी होती है इस तरीके की, तो ये सीधी पड़ती है। प्रदीप्त व्रत दोनों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टच करते हुए जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में तो कन्फर्म ही क्या होगा, दिन होगा दोनों ध्रुवों पर। लेकिन जब ये 21 जून से और 23 सितंबर तक चलता है, 23 सितंबर तक चलता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश होता है और नॉर्थ पोल में क्या होता है, दिन होता है। तो ये 3 महीने नॉर्थ पोल में क्या रहेगा, दिन, और साउथ पोल में रात रहेगी। तो 3 माह ये और 3 माह ये 6 माह का 21 मार्च से और 23 सितंबर तक क्या रहता है, दिन रहता है। इसके ठीक विपरीत कंडीशन दोस्तों 23 सितंबर से 21 मार्च की होती है कि एक तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत रेखा पर क्या रहेगा, विषुवत रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो दोनों ध्रुवों पर क्या बनेगा, प्रदीप्त व्रत बनेगा, तो दोनों का प्रकाश रहेगा। उसके बाद जब 22 दिसंबर की बात आती है तो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश होता है, उस कंडीशन में साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश एब्सेंट रहता है, इसीलिए वहाँ डार्क होगा, वहाँ अंधेरा होगा और वहाँ रात होगी। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यहीं पे मैंने 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात बताई थी ध्रुवों पर, वो मैंने ये बताया था जब विषुवत रेखा, ये कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर वाली विशेषता होती है। तो मैंने ये बताई थी उस दिन सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर होता है और तिरछी किरणें ध्रुवों के पास तक जाती हैं, और एक रोटेशन 21 मार्च का और 23 सितंबर का जो पूरा होता है वो दिन का होता है, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में 24 घंटे का क्या रहेगा, 24 घंटे का दिन रहेगा। और इसके पीछे का जो कारण था, कारण केवल एक ही, 2 हैं। एक तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, और दूसरा पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण करना, सूर्य का परिक्रमण करना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदि ये दोनों ऑप्शन आपके पेपर में होते हैं तो 100% जो सही होगा वो ये आंसर होगा, आपको ये आंसर लगाना है। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया था, अगर झुकाव नहीं होता तो दोस्तों ये कन्फर्म था, झुकाव नहीं होता पृथ्वी का, मान लो ये है और झुकाव नहीं होता, पृथ्वी ऐसे होती तो सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता, दोनों ही ध्रुवों पर पड़ता, एक तरफ पूरा उजाला होता, उसके ठीक विपरीत इस तरीके से होती पृथ्वी हमारी, और उसके ठीक विपरीत अंधेरा होता,
तब 6 दिन और 6 रात वाला कंसेप्ट नहीं होता। तब तो सीधे सीधे क्या होता, एक तरफ रात और एक तरफ दिन होते। जब रोटेशन करती पृथ्वी तो उधर रात और उधर दिन, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। क्योंकि आधा रोटेशन करने में 180 घूमने में पृथ्वी अगर यहाँ है तो यहाँ से 180 यहाँ तक घूमने में उसे 12 आवर लगते, और 12 आवर के बाद फिर जो उजाला पार्ट था वो डार्क में चला जाता। इसीलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती, यदि अच्छी झुकाव पृथ्वी का नहीं होता, पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती। इसका मतलब क्या, झुकी है, इस वजह से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। तो होते दोनों ही कारण हैं, लेकिन विशेष कारण जो होता है वो ये होता है कि पृथ्वी का अच्छे झुकाव और घूर्णन, मेरा कहने का मतलब रिवॉल्यूशन। तो कहीं की दोनों देता है तो दोनों ही आंसर लगा देना, और नहीं तो विशेष परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका, विशेष परफेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों उसका ये होगा पृथ्वी का अच्छे झुकाव। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो इक्लिप्टिक की बात करूंगा। इक्लिप्टिक मतलब क्रांतिक। ये क्रांतिक व्रत क्या होता है दोस्तों, तो हमने भी आपको ये बताई थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कहीं ना कहीं वर्टिकल पड़ रहा होगा, लंबवत पड़ रहा होगा, किसी एक बिंदु पर पड़ रहा होगा। वहीं कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा वाला जो अक्षांश रेखा है उस पर कहीं एक जगह सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा होगा। वहीं में अगर 22 दिसंबर की बात करूं तो मकर रेखा पर कहीं एक जगह सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा हो। तो मैं एक डायग्राम फॉलो करता हूं दोस्तों, डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उसके माध्यम से कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये मान के चलिए विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये मान के चलिए 23.5 डिग्री है कर्क रेखा है, और ये क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि देखिए ये जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर होता है तो कर्क रेखा के आउटर पार्ट को, एक बिंदु को, मतलब एक समय में किसी एक जगह ही किसी एक बिंदु पर निश्चित रूप से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा। और जैसे जैसे पृथ्वी अपना रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है ना, तो ये सूर्य है, ये सन है, मान लो ये अभी कर्क रेखा पर सूर्य का ठीक प्रकाश लंबवत है, और जब ये वो रिवॉल्यूशन करती है तो अब ये प्रकाश कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब ये रिवॉल्यूशन कर रही है इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब प्रत्येक अक्षांश पर एक दिन में, मतलब एक समय में वो प्रकाश लंबवत कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा। जहां सूर्य सीधे होगा, कर्क रेखा है तो कर्क रेखा से अब जैसे ही रोटेशन करेगा तो वो नीचे आएगा, 23.5 के बाद 22 पे आएगा, 21 पे आएगा, 20 पे आएगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह सूर्य का प्रकाश क्या पड़ रहा होगा, लंबवत पड़ रहा होगा। वही विषुवत रेखा पर आएगा, उसके बाद कर्क रेखा के बाद विषुवत रेखा पर आएगा सूर्य का प्रकाश, उस समय भी एक जगह लंबवत पड़ रहा होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे नीचे मकर रेखा पर पहुंचेगा तो मकर रेखा पर भी अब दक्षिणी गोलार्ध में जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 23.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश किसी न किसी अक्षांश पर, किसी अक्षांश के किसी न किसी एक बिंदु पर जरूर लंबवत पड़ रहा होगा। तो हमें देखना यह है कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर होता है तो वो किसी एक बिंदु पर पड़ रहा होता है, और जैसे ही ये विषुवत रेखा पर जाता है तो विषुवत रेखा के ये कर्क रेखा को काटता नहीं है, कुछ इस तरीके से होता है, इसके ठीक बीचों बीच काटता नहीं है। लेकिन जब यही विषुवत रेखा पर जाएगा तो विषुवत रेखा को ये कहीं ना कहीं बीच से लंबवत टच करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। मकर रेखा को भी कर्क रेखा जैसी कंडीशन है उसको भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। इसे मैं भी ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। और वैसे ही फिर मकर रेखा से ऊपर पहुंचता है तो एक साल में फिर से विषुवत रेखा के पास जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पर 2 समय में पड़ता है। मान के चलिए जब सन यहाँ था तो सन का प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा, यहाँ नहीं पड़ रहा होगा लंबवत, इसके आउटर पार्ट पर पड़ रहा होगा, यहाँ लंबवत पड़ रहा होगा। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो अभी यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगा, फिर यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ, क्योंकि ये इस तरीके से जाएगा भाई, इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से जो किरणें पड़ेंगी तिरछी, मैंने बताई थी, अब यहाँ करके देखा, अब ये ऐसे करके जा रहा है तो देखो ये इस तरीके, अभी यहाँ से देखो, अब कहीं यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसा अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं एक बिंदु पर लंबवत पड़ रहा होगा। फिर तो यहाँ ये विषुवत रेखा को काट रहा है, उसके बाद फिर विषुवत रेखा से इस तरीके से नीचे, अब उसके बाद जब मकर रेखा के बाद फिर पहुंचेगा तो फिर ये क्या बनाएगा, इस तरीके से
तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। प्रकाश का जो परपेंडिकुलर वाली जो स्थिति है वो किसी एक अक्षांश पर एक जगह ही लंबवत पड़ रही होगी। तो हम दोस्तों कुछ इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इसका जो लंबवत प्रकाश है तो कर्क रेखा पर यहाँ होगा, ये 3.5 डिग्री है दोस्तों। तो मैं मान लेता हूं कि कर्क रेखा पर यहाँ लंबवत एक जगह आउटर पार्ट में पड़ रहा होगा, चलो बीचों बीच तो नहीं पड़ेगा, ऐसे करके किरणें चलेंगी लंबवत। उसके बाद फिर यहाँ पड़ रहा होगा किसी अक्षांश पर, यहाँ पड़ रहा होगा, फिर किसी अक्षांश पर यहाँ पड़ रहा होगा, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये इस तरीके से चलेगा। वैसे ही दोस्तों मैं जब ये कर्क रेखा से फिर से वापस पहुंचेगा सूर्य तो फिर से वही कंडीशन होगी इस तरीके से। तो मेरा कहने का आपसे मतलब ये है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो लंबवत प्रकाश है किसी एक बिंदु पर आउटर पार्ट में होगा। अब देखो, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। देखना जो क्रांतिक वृत्त है वो कितनी बार जा रहा है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम मकर रेखा की और कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो मकर रेखा और कर्क रेखा पर केवल 1 बार ही जा रहा है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है इसके बीच जो काल्पनिक वृत्त बनता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो काल्पनिक वृत्त किसका होगा, सूर्य के परपेंडिकुलर वाला स्थान। जिस अक्षांश पर जिस दिन सूर्य, मान लो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होगा, तो कर्क रेखा पर कहीं एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश लंबवत। अब उसके बाद नीचे आएगा तो मान के चलिए इस अक्षांश पर आया, मान के चलिए इस अक्षांश पर आया। जब नीचे आएगा तो मान के चलिए यहाँ पे लंबवत पड़ रहा होगा। अब मान के चलिए और नीचे अक्षांश पर आया तो मान लो यहाँ पे पड़ रहा होगा। अब मान के चलिए और नीचे अक्षांश पर आया तो ये कहाँ पड़ रहा होगा, यहाँ पड़ रहा होगा, इसके ऐसे यहाँ पड़ रहा होगा यहाँ। वैसे जब ये दोबारा से ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से अक्षांश में सूर्य का प्रकाश लंबवत जरूर पड़ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि अगर आपसे क्रांतिक वृत्त पूछे कि क्रांतिक वृत्त क्या होता है तो आप बताओगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच काल्पनिक वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं, क्रांतिक वृत्त कहते हैं। ये क्रांतिक वृत्त परिणाम किसका होता है, किसकी वजह से बनता है, तो दोस्तों ये अक्षीय झुकाव की वजह से बनता है। क्या बनता है, अक्षीय झुकाव किसका, पृथ्वी का। दूसरा, यदि पृथ्वी परिक्रमण नहीं कर रही होती तो क्या ये बनता, नहीं बनता। तो बोल सकते हो पहला कारण ये, दूसरा पृथ्वी की परिक्रमण। तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि क्रांतिक वृत्त किसका परिणाम है तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कि क्रांतिक वृत्त जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एक काल्पनिक वृत्त होता है। यह वर्ष जो सब सोलर पॉइंट जो होता है उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। सब सोलर पॉइंट की यदि हम बात करें अर्ध सौर बिंदु, तो ये दोस्तों ये जो बिंदु जहां परपेंडिकुलर सब सोलर पॉइंट, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अर्ध सौर बिंदु। अब आपसे ये कोई पूछेगा कि अर्ध सौर बिंदु क्या होता है, तो आप बताओगे किसी एक समय, मतलब किसी एक समय, या बोल सकते हो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है या किसी भी अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं तो किसी एक क्षण सूर्य की पूरी किरणें, मतलब जो 90 अंश का कोण बनाती है उस स्थान पर, बोल सकती हो जब सूर्य की किरणें किसी एक अक्षांश पर ठीक लंबवत पड़ती है, किसी एक अक्षांश के एक स्थान पर, एक बिंदु पर, ठीक बिंदु
पर ठीक लंबवत, बताइए कोई भी एक स्थान होगा जिस पर लंबवत पड़ रही होंगी, ठीक है ना। फिर ये नीचे वाला अक्षांश होगा जिस पर लंबवत पड़ रही है, फिर नीचे लंबवत होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सूर्य की किरणें जब किसी एक अक्षांश के किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़ रही होती हैं तो उस स्थान को दोस्तों हम अर्ध सौर बिंदु कहते हैं। और ये कंडीशन कब की होती है दोस्तों? ये कंडीशन होती है जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है तो क्या अर्ध सौर बिंदु मकर रेखा और कर्क रेखा को काटता है? तो देखना क्या काट रहा है? काट नहीं रहा, ये आउटर वाले भाग पर स्पर्श कर रहा है। तो आपको ये तैयार होना चाहिए कि अर्ध सौर बिंदु कर्क रेखा प्लस मकर रेखा को स्पर्श करता है, ना के काटता, काटता नहीं है। देख रहे होंगे उसे, उसके बीच में से कहीं ऊपर नहीं जा रहा है, केवल पॉइंट से, आउटर पॉइंट से टच होकर चला। लेकिन दो बार किसे काट रहा है? विषुवत रेखा को काट रहा है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अर्ध सौर बिंदु जो होता है वो भूमध्य रेखा को दो बार काट रहा होता है। अर्ध सौर बिंदु तथा यह बिंदु भूमध्य रेखा को दो बार काटता है तो काल्पनिक रेखा। अब वो दो बार कब होगी दोस्तों? मैंने बताई थी एक बार तो होगी जब जून के बाद आओगे तो 23 सितंबर, इस तरीके से आ रहा है। जून के बाद आओगे तो 23 सितंबर वाली कंडीशन, जून जुलाई अगस्त सितंबर कहीं ना कहीं यहाँ चल रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ जब 22 दिसंबर को आप पहुंचोगे मकर रेखा पर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ 21 मार्च की कंडीशन होगी। तो ये कब काटेगा? दो बार, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। आपको ये बात याद रखनी है कि अर्ध सौर बिंदु विषुवत रेखा को तो दो बार काटता है, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा को केवल स्पर्श करता है, ना कि वहां से होकर निकलता, बीच से होकर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही ध्यान, इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था कि यह पृथ्वी के अच्छे झुकाव के कारण पॉसिबल हो पाया है, या पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो यही आपको ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको यही एक टॉपिक डिस्कस कर दूं तो वो टॉपिक है दोस्तों क्रांतिक रेखा। क्रांतिक वृत्त के बाद क्रांतिक रेखा क्या होती है? क्रांतिक रेखा क्या होती है? तो ये दोस्तों आपको ध्यान, मैंने बताई थी कि सूर्य की किरणें जो 90 डिग्री पड़ती हैं तो वो एक आपतन 90 डिग्री का आपतन कोण बनाती हैं। तो अब बस ये याद रखना कि यहाँ सूर्य की प्रकाश ये पड़ रही है तो ये कोण बना रही है। मान लो ये कोण क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब मान लो कहीं पे यहाँ पड़ रही होंगी तो वहां भी किरण कोण क्या बनाएंगी? 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। मान लो कहीं यहाँ पड़ रही है, मान के चलते हैं, तो ये भी कोण क्या बनाएंगी? 90 डिग्री का। तो मेरा कहने का मतलब ये है जब सूर्य के प्रकाश की किरणें 90 डिग्री आपतन कोण को मिलाने वाली 90 डिग्री आपतन कोण को मिलाती हैं तो उस मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रांतिक रेखा कहते हैं। तो लिख सकते हो जब सूर्य की किरणें 90 डिग्री आपतन कोण वाले बिंदु, या लिख सकते हो जब को हटा करके सूर्य की किरणों के 90 डिग्री आपतन वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्रांतिक रेखा कहलाती है। तो ये दोस्तों हमने बारीकी से डिस्कस किया आपको, और ये चीजें आपके दिमाग में पूरी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो परिक्रमण के प्रभाव को पढ़ाऊंगा, क्यों ये हमारा पूरा बारीकी से क्लियर हो गया। तो इस परिक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है ये जरूरी है, ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। पृथ्वी जो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, उसका प्रभाव क्या है दोस्तों? तो परिक्रमण का प्रभाव, ये पृथ्वी के परिक्रमण की बात कर रहा हूं मैं। तो परिक्रमण के प्रभाव के बारे में हम बात करें दोस्तों
मैंने बताई थी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो ये होता है दिन रात का बनना। तो दिन रात का बनना मैंने ये बताई थी कि दिन रात जो बनते हैं, मान लो सूर्य का प्रकाश यहाँ है इस भाग में तो इधर दिन होगा, पृथ्वी रोटेशन करके ठीक उसके पीछे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या, अभी यहाँ रात वाले जगह सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा होगा तो यहाँ दिन निकल आएगा, उधर रात हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि सूर्य के परिभ्रमण के कारण या सूर्य के घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। लेकिन दिन और रात का बड़ा और छोटा होना जो मैंने आज भी समझाया था और कल भी समझाया था कि दिन और रात का, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, अवधि में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है और परिवर्तन कैसा होगा, एक तो समय कालिक और एक स्थानिक परिवर्तन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है एक स्थानिक परिवर्तन होगा। आपसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सूर्य का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण स्थान को परिवर्तित करेगा, वहां दिन और रात का समय कम या ज्यादा होता रहेगा। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। और मैंने ये बताई थी नेक्स्ट जो कारण है वो ऋतुओं का, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन मतलब शीत ऋतु मतलब विंटर या ग्रीष्म ऋतु, समर, स्प्रिंग मतलब बसंत, और या एटम मतलब पतझड़, या इसे बोल सकते हो शरद ऋतु, शरद ऋतु। ये जो ऋतुएं बनती हैं हमने आपको बताई थी, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमक रहा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उसका ठीक विपरीत ग्रीष्म ऋतु होगी। और उसके ठीक विपरीत जो ऋतु होगी वो कहाँ होगी, वो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। वैसे ही मैंने बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर वाली कंडीशन को, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद होता है। वैसे ही 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि ऋतु परिवर्तन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हवा की दिशा में परिवर्तन। मैंने ये बताई थी 4 ऋतु होंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हवाओं की दिशा में परिवर्तन। सिंपल सी बात है दोस्तों, पृथ्वी रोटेट कर रही होगी, सूर्य का लंबवत भाग जिस क्षेत्र पर होगा पृथ्वी के पर, निश्चित रूप से वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा और हवाएं उस ओर मूव कर रही होंगी। क्योंकि हवाओं का एक नेचर होता है कि हवाएं कम दाब से अधिक दाब से कम दाब की ओर मूव करती हैं। और कम दाब कहाँ बनता है, यहाँ टेम्परेचर लंबवत होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है वहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और वहाँ दाब क्या हो जाएगा, वहाँ दाब कम हो जाएगा। इसलिए अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। और उसी आधार पर दोस्तों जो समुद्र की जल धाराओं की जो दिशा होती है वो भी उसी आधार पर चेंज होती है। तो इन दोनों के पीछे जो फैक्टर है वो क्या है, वो तापमान है। तापमान मतलब पृथ्वी जैसे जैसे रोटेशन करेगी तो निश्चित रूप से सूर्य के प्रकाश की किरणें उतनी ही तेजी से चल रही होंगी। और जब तापमान परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से वर्षा की पद्धति में भी क्या होगा, वर्षा की पद्धति में परिवर्तन। तो देखा 1 जून को जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में होता है, वहां निम्न दाब का केंद्र होता है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं, जल धाराएं चेंज होती हैं और हवाएं पानी लेकर के भारत की ओर मूव करती हैं। तो वर्षा का पैटर्न कहाँ आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया। उससे पहले कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में था। आपको ये भी ध्यान रखना होगा वर्षा की पद्धति में जो परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ध्रुवों पर 6 माह का दिन और रात, 6 माह का दिन व रात किस वजह से हो पा रहा है,
अच्छे झुकाव की वजह से और मैंने परिक्रमण की वजह से, दोनों बताया था और वहाँ क्लियर भी किया था मैंने। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपसौर, उपसौर, ठीक है ना, विषुव और संक्रांति, ये सभी घटना किस वजह से संभव हो पाई है? पृथ्वी जब घूर्णन करती पृथ्वी जब परिक्रमण करती है उस वजह से ही क्या बढ़ती है, विषुव, उपसौर, अपसौर, ये सब घटनाएं होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आपको, क्रांतिक व्रत या क्रांति व्रत बोल सकते हो, क्रांति व्रत या क्रांति रेखा का बनना किस वजह से, अच्छे झुकाव और पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ये बनती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी बातें आपको तैयार करनी होगी परिक्रमण के प्रभाव की वजह से। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो कह सकते हो कि जो पृथ्वी का परिक्रमण है उस वजह से दोस्तों बोल सकते हैं दिन बड़े रात छोटी, और इस वजह से भी ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन की वजह से उस आधार पर ही उस स्थान पर वनस्पतियां क्रिएट होती हैं। वनस्पतियां मेरा कहने का मतलब, अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो वनस्पतियां उस तरीके की क्रिएट होंगी, सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो वनस्पतियां उस तरह की क्रिएट होंगी। मेरा कहने का मतलब आप कह सकते हो कि जो जलवायु होती है, जलवायु भी सूर्य के परिक्रमण पर भी निर्भर करती है। तो जलवायु भी किस पर निर्भर करती है, सूर्य के परिक्रमण पर। मेरा कहने का मतलब यदि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लगभग हर समय रहता है, इस वजह से विषुवत रेखा का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होने की वजह से बाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, वेपराइजेशन तेजी से होता है। तो वेपराइजेशन की वजह से जब रेन ड्रॉप होती हैं, वर्षा की बूंदें होती हैं, वो भारी हो जाती हैं, और संघनन की वजह से बहुत स्पीडली विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो एक पृथ्वी के परिक्रमण की वजह भी एक कारण है कि विषुवत रेखा पर मैक्सिमम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ मैक्सिमम वर्षा भी होती है। तो विषुवत रेखा के आसपास के देश जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो उसके पीछे का एक कारण पर्यावरण भी है। वहीं अगर हम बात करें तो कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ने की वजह भी ये कारण है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वहाँ मरुस्थल जैसे और मरुस्थल बनते हैं, कटेली झाड़ियाँ वगैरह, और मतलब मैक्सिमम हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होते, ये भी उसका एक कारण है। तो यहाँ तेज से जब ऊपर हम देखते हैं तो तिरछा प्रकाश पड़ता है, तो वो तिरछा प्रकाश पड़ना भी किसकी वजह है, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह है। और जो तिरछे प्रकाश की वजह से तापमान कम पहुंचता है, और यहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, 66.5 पर ठंडे प्रदेश होते हैं, ऊपर जाने पर तो बहुत कम प्रकाश पड़ता है। इस वजह से शीत कटबंध वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ हर समय बर्फ पड़ती रहती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे का कारण भी क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का परिक्रमण होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपसे तो एक टॉपिक है कक्षीय समतल। कक्षीय समतल एक टॉपिक है दोस्तों कक्षीय समतल। तो जैसे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और दोस्तों ये क्या है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो हमने ये बताई थी यदि मैं इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो झुकाव है पृथ्वी के, जो अच्छी झुकाव, मैं इसे क्या बोलूंगा, अच्छी इसलिए बोलूंगा दोस्तों कि पृथ्वी जो है, मेरी पृथ्वी ये है, तो इसका अक्ष यही तो है। जब हम देशांतरी भाग देखते हैं तो ये अक्ष होता है, और इसी को हम अक्षांशीय भाग देखते हैं तो ये कक्ष होता है, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से मूव कर रही होती है। और अक्ष भी कैसे हैं, अक्षांश भी कैसे हैं, अक्षांश भी ऐसे हैं, और अक्ष कैसे है, ऐसे है। लेकिन कक्षाएं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं कुछ इस तरीके से हैं, अक्षांश के रूप, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। तो मैं यदि इस तरीके से मेजर करता हूं, समांतर मेजर करता हूं, तो ये समांतर मेजर करने का जो तरीका है ये कक्षीय तल को प्रदर्शित करता है, और मैं इस तरीके से मेजर करता हूं तो ये अक्षीय तल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये अक्ष से क्रिएट होता है, ये अक्ष से क्रिएट होता है। तो यहाँ मैं 23.5 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये दोस्तों अक्षीय तल की बात कर रहा हूं। और मैं दोस्तों जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये मैं
कक्षीय कक्षीय समतल की बात कर रहा हूं, कक्षीय समतल की बात कर रहा हूं। तो यदि आपसे कोई पूछता कक्षीय समतल क्या होता है, मेरा समझाने का मतलब ही यहाँ पे क्या था आपको, कक्षीय समतल था। तो कक्षीय समतल जब आपको डिफाइन करना है तो आप सिंपल उसमें बताओगे वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह समतल है। ये सब क्या होंगे, कक्षीय समतल होंगे। ये सब क्या होंगे, कक्षीय समतल होंगे। किसके साथ बनाए जा रहे हैं, ये कक्ष के साथ। कक्ष मतलब जहां पृथ्वी अपना रोटेशन पूरा करती है वो कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। या रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन करती है, रोटेशन तो नहीं कहोगे, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ऐसे होता है, उसका नहीं बताया कक्षा में। तो यही क्या होता है, कक्षीय समतल होता है। तो आपको ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कक्षीय समतल क्या होता है, तो आप बताओगे वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं वो मैंने आपको प्रदीप्त के बारे में नहीं बताया था कि प्रदीप्त क्या होता है। तो प्रदीप्त वृत्त की अगर हम बात करें तो वो डिफाइन थोड़ा सा नॉर्मली करवा दिया था मैंने, लेकिन यहीं पे हम आपको क्लियर करा देते हैं प्रदीप्त को। तो प्रदीप्त यदि वृत्त के बारे में आपसे कोई पूछता है, या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जब आपको प्रदीप्त वृत्त के बारे में कोई पूछता है, इसे बोल सकते हो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, या दोस्तों इसका एक नाम और है लाइट सर्किल, लाइट सर्किल। तो दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा मैंने भी आपको बताया था, जैसे मान के चलिए ये अर्थ है और हमारी इस अर्थ का झुकाव क्या है, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेखा है। तो मैंने ये बताया था कि सन मान के चलिए यहाँ इस सन उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा पर पड़ रहा है दोस्तों, किस पर पड़ रहा है, कर्क रेखा पर। तो ये सूर्य की प्रकाश की किरण कहाँ होगी, कर्क रेखा पर होगी। इस कंडीशन में मैंने ये बताया था कि सूर्य का प्रकाश जो होगा पृथ्वी के ठीक आधे भाग पर होगा और ये इधर क्या होगा, अंधेरा होगा। और जहां अंधेरा होगा दोस्तों वहां क्या होगी, रात होगी। और इस भाग पर क्या होगा, पूरे पर इस भाग पर क्या होगा, इस भाग पर उजाला होगा। और उजाला होगा तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, दिन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये तो इसके ठीक आधे भाग पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। ये भाग कैसा होगा, सूर्य का प्रकाश वाला भाग होगा। तो जब आपसे कोई प्रदीप्त वृत्त पूछे तो आपको डिफाइन करना होगा कि पृथ्वी को दो बराबर दिन और रात, या तो कह दो दिन और रात में, क्योंकि इसका आधा भाग क्या होगा, दिन होगा और आधा भाग क्या होगा, रात होगी। तो बोल सकते हैं दिन और रात का विभाजन करने वाला व्रत, दिन और रात का विभाजन करने वाला व्रत, दिन और रात का विभाजन करने वाला व्रत, करने वाला व्रत क्या कहलाता है दोस्तों, प्रदीप्त व्रत कहलाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए, लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो लाइट सर्किल होता है इसका अक्षांश और देशांतर से कोई भी मतलब नहीं होता। लाइट सर्किल का मतलब इसका अक्षांश और देशांतर से कोई भी मतलब नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो अक्षांश होते हैं और ये देशांतर होते हैं, इनसे इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि देखो ये 0 डिग्री देशांतर था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है दोस्तों। तो ये 0 डिग्री था तो इसके इधर और इधर सूर्य का, जैसे मान लो सूर्य प्रकाश इधर आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और सामने आ गया इसके ठीक, तभी आधा भाग जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने बताई थी। मान के चलिए ये अर्थ है, ये इसका झुकाव है। अब सन मान के चलिए यहाँ इसके भाग में पड़ रहा है, यहाँ मान के चलिए यहाँ पड़ रहा है, ये सन है। अब ये कहाँ होगा, अब लाइट सर्किल इधर बनेगा, लाइट सर्किल जो बनेगा, मान लो सन यहाँ है, सन ये, तो लाइट सर्किल यहाँ बनेगा क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अब नॉर्थ पोल से पहले बनेगा, जबकि जब इस कंडीशन में कहाँ बन रहा था, नॉर्थ पोल के बाद बन रहा था। तो इसका देशांतर
और अक्षांश से कोई भी मतलब नहीं होता है। यदि आपको ये पूछता है दोस्तों कि इसकी करेक्ट लोकेशन के बारे में यदि आपसे पूछता है कि किस दिन इसका जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कहाँ बनेगा, तो आपको मैं यही बता दे रहा हूँ कि देखो ये 21 जून की कंडीशन है। किसकी है? 21 जून की कंडीशन है। 21 जून की कंडीशन है। तो 21 जून को जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा वो कहाँ होगा? नॉर्थ पोल के पीछे या नॉर्थ पोल से आगे। हम बोल सकते हैं 21 जून यह नॉर्थ पोल से आगे। वहीं इसके ठीक विपरीत मैं दोस्तों अगर 22 दिसंबर की बात करूं तो अब तो नॉर्थ पोल से पीछे होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्थ पोल से आगे व साउथ पोल से पहले। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ पोल से पहले व साउथ पोल से आगे। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, नॉर्थ पोल ये इससे आगे बन रहा है, नहीं बन रहा सर्कल, और नॉर्थ पोल से आगे और साउथ पोल से पहले। ये किसकी कंडीशन है? 21 जून की। अब यही ठीक उल्टी हो जाएगी, मान लो सन इधर है और पृथ्वी इधर है, और जब यही प्रकाश की किरणें जब मकर रेखा पर पड़ेंगी, इधर मकर रेखा पर पड़ेंगी दोस्तों, तब ये लाइट सर्किल ऐसे होगा। तब हम क्या देख रहे होंगे? इस आधार से हम ये देख रहे होंगे ये जो लाइट सर्किल है, सूर्य का प्रकाश है, वो कहां तक पड़ रहा है? वो साउथ पोल से आगे पड़ रहा है। तो मैंने लिखा है इस कंडीशन में साउथ पोल से आगे और नॉर्थ पोल से पहले। नॉर्थ पोल से पहले, ये ध्यान रखना है आपको। यही मैं आपको यदि इस कंडीशन में दिखाता हूं, ये वाली कंडीशन दिसंबर वाली, जब विषुवत रेखा पर सीधा होता है, तो देखना इस कंडीशन में तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर जा रहा होगा। तब आपको सीधा जवाब होना चाहिए कि 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर जाएगा। यही अगर हम बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर को जो प्रदीप्त व्रत है वो नॉर्थ पोल व साउथ पोल से होकर जाएगा, होकर। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता होनी सॉरी दोस्तों, ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो दोस्तों हम बता रहे थे आपको, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने पृथ्वी की गति पढ़ाई थी, उसमें ये बताया था आपको कि पृथ्वी की जो गति है वो 3 गति होती है। तो उसमें मैंने प्रीसेशन और पढ़ाया था आपको, प्रीसेशन। तो प्रीसेशन और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ये प्रीसेशन क्या होता है। तो दोस्तों हमने ये बताया था आपको पृथ्वी जो है एक तो रोटेशन अपने अक्ष पर ही कर रही होती है, और एक दोस्तों रोटेशन करने के साथ साथ पृथ्वी कुछ इस तरीके से घूम रही होती है सूर्य के चारों ओर। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर राउंड कर रही होती है। एक कंडीशन ये होती है पृथ्वी की, ठीक है दोस्तों। अब एक जो कंडीशन होती है देखो ये होती है रोटेशन के साथ साथ, देखो ये हिल रही है, मतलब लट्टू देखा, लट्टू को जब हम ऐसे करके जमीन पर घुमाते हैं तो वो इस तरीके से मूव करता है, देखा होगा वो लट्टू इस तरीके से थोड़ा सा मूव करता है, जैसे जैसे स्पीड कम होती है वो ऐसे मूव करता है। वैसे ही देखो अर्थ को, उसके साथ साथ ये थोड़ा सा एक तो ये गति कर रही होती है, एक ये गति कर रही होती है, और इसके साथ साथ हल्का सा ये इस तरीके से गति कर रही होती है, इस तरीके से, बोले इस तरीके से गति कर रही होती है, इस तरीके। ठीक है, मेरा कहने का मतलब मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो ये मेरा मार्कर है, तो एक तो पृथ्वी ये गति कर रही होती है, तो एक पृथ्वी ये गति कर रही होती है। जो ये गति करती है इसे हम घूर्णन कहते हैं, ये करती है इसे हम परिक्रमण कहते हैं, और इसी पर अपने अच्छे भाई ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मूव करती है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, पृथ्वी कुछ इस तरीके से मूव करती है, और ये किस वजह से करती है? ये करती है दोस्तों घूर्णन की। अब मैं लिख सकता हूँ कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी कि अक्ष की शंक्वाकार गति हो। अगर आपसे प्रीसेशन के बारे में कोई पूछता है, प्रीसेशन ये बिल्कुल अलग है, आप लिख सकते हो घूर्णन करती हुई पृथ्वी की अक्षीय, घूर्णन करती हुई घूर्णन करती हुई पृथ्वी की
अक्ष की गति, घूर्णन करते हुए पृथ्वी की अक्ष की गति के या अक्ष की शंक्वाकार गति कह सकते हो, अक्ष की शंक्वाकार गति। मेरा मतलब लट्टू मतलब शंकु आकार का होता है, वो इस तरीके से मूव करता है थोड़ा सा। जब आप देखोगे प्रैक्टिकल टाइप आप घुमा के देख सकते हो तो वो कुछ इस तरीके से मूव करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम प्रीसेशन गति कहते हैं। एक प्रीसेशन जो कंप्लीट किया जाता है, एक प्रीसेशन जो कंप्लीट होता है दोस्तों, वो 26,000 वर्ष में होता है। कितने में होता है? 26,000 वर्ष लगभग। और दोस्तों ये जो इस तरीके से जो मूव करती है, इस तरीके से ये 22 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के झुकाव पर करती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। ये जो मूव करती है वो 22 डिग्री से लेकर के इसका जो अच्छे झुकाव होता है वो 24 डिग्री के बीच परिवर्तित होता रहता है। प्रीसेशन के दौरान देख सकते हो, प्रीसेशन के दौरान अच्छे झुकाव 22 डिग्री से और 24 डिग्री तक होता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जब पृथ्वी 22 डिग्री पर होगी तो यहाँ हिमयुग परिवर्तित होता है, युग परिवर्तन होता है। हिमयुग मतलब टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा और पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ होगी। तो कई हिमयुग चेंज हुए हैं और कई युग चेंज हुए हैं। जब हम आगे ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो वो प्रीसेशन का ही वजह है। और जब ये हिमयुग चेंज होते हैं दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसका अगर प्रभाव आप पढ़ोगे, प्रीसेशन का प्रभाव क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज है। तो इसका आप करोगे कि इसका जो प्रभाव होता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। तो आपको प्रीसेशन भी क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे बता दे रहा हूँ, कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, वो भी इसी से संबंधित है। मेरा कहने का मतलब परिक्रमण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं रह जाना चाहिए। कुछ शब्दावली, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली। जैसे चंद्र वर्ष क्या होता है, जैसे सौर वर्ष क्या होता है, सौर वर्ष। जैसे साइन वर्ष क्या होता है, जैसे साइन वर्ष क्या होता है। तो चंद्र वर्ष अगर पूछोगे तो चंद्रमा जो पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिख सकते हो चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा। जितने समय में कंप्लीट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चंद्रवर्ष बोलते हैं। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमा। तो पृथ्वी का सौर वर्ष जो होगा वो 365 और 6 आवर समथिंग होगा। वहीं अगर हम साइन वर्ष की बात करें तो यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे पृथ्वी क्या कर रही होती है, अपना परिक्रमण कर रही होती है। तो साइन वर्ष में क्या होता है, पृथ्वी अभी यहाँ है भारत में, तो ये घूर्णन करके, मेरा कहने का घूर्णन शब्द यूज कर रहा हूँ, ये घूर्णन करके पुनः अपने मूल स्थान पर आती है। जिस स्थान पर होती है पृथ्वी घूर्णन के दौरान पुनः अपने मूल स्थान पर आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम साइन कहते हैं। तो बोल सकते हैं पृथ्वी का अपने घूर्णन के दौरान पुनः मूल स्थान पर आना, पुनः मूल स्थान के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों। एक होता है नक्षत्र वर्ष। नक्षत्र वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये तारामंडल के, पृथ्वी का तारामंडल, मैंने वहां जो क्लियर करवाया था, तारामंडल के संदर्भ में मेरा कहने का मतलब तारामंडल में क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। तो दोस्तों तारामंडल में स्टार्स का जो एक पैटर्न होता है उसी को तारामंडल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी उसमें शामिल होता है, तो पृथ्वी उसका भी रोटेट
कर रही हुई, तो वो उतना समय जब तारामंडल के परिप्रेक्ष्य में नहीं थे, उसे हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र वर्ष कहते हैं। तो मैंने चंद्रवर्ष पढ़ाया, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण, सौरवर्ष पढ़ाया, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष, और सायनवर्ष पढ़ाया। तो पृथ्वी अपने मूल स्थान पर, जहाँ पहले स्थान पर होती है उसी मूल स्थान पर आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सायनवर्ष कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, यदि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौसम परिवर्तन की घटना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मौसम, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो कई एग्जामों IAS और PCS वगैरह में, RS वगैरह में पूछ ले गए हैं। आपसे मौसम परिवर्तन की कोई बात पूछता है, मौसम परिवर्तन की घटना, तो आपका जवाब क्या होगा? 100% तो पृथ्वी का झुकाव, और दूसरा इसमें क्या होगा? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है दोस्तों कि अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर। तो आपको बताइए, अपसौर के दौरान दूरी क्या होती है? अधिक होती है पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक, पृथ्वी और सूर्य की दूरी सर्वाधिक, और ये नजदीक होती है। ये क्या होती है? नजदीक। मेरा कहने का मतलब मैंने ये बताई थी उपसौर और अपसौर। मैंने यहाँ ये भी बताया था रवि नीच और इसे सूर्योच्च बताया था। तो उपसौर वाली घटना में मैंने बताया था गति अधिक होती है, पृथ्वी की घूर्णन करने की गति क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन अपसौर वाली दूर होगी तो एरिया तो बराबर, मैंने यहाँ केपलर लॉ भी आपको पढ़ाया था, यहाँ गति कम होती है। एक बार वहाँ उस वीडियो को रिवीजन और करना, वहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, वहाँ कोई भी वो नहीं होगा। दूसरी बात, मान के चलिए ये सन है दोस्तों और ये अर्थ है, और अर्थ क्या कर, पृथ्वी क्या कर रही है? इसका राउंड पूरा कर रही है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपना सन का राउंड कितने दिन में? 365 सही 1 रोटे 4 दिन में लगभग पूरा कर लेती है। आपसे ये पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी की जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी उसे कम कर दिया जाए, मान लो 1 रोटे 4 कम कर दिया जाए, 1 रोटे 6 कम कर दिया जाए, 1 रोटे 8 कम कर दिया जाए, इसका मतलब पृथ्वी अब कहाँ पर होगी? यहाँ होगी। तो पूरा करने में उसे कौन सा करना पड़ेगा? ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, ये 365 दिन ले रही है, तो क्या 365 लेने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे, ये दूरी। और अब जब दूरी को कम कर दोगे आप, कुछ जितनी भी वो पूछ रहा है, तो अब दूरी ज्यादा होगी या कम होगी? तो हमें साफ दिख रही है कि अब ऑर्बिट जो होगी वो कम होगी। इसका मतलब क्या है? जो परिक्रमण काल है वो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दूरी यदि बढ़ाते हैं तो पृथ्वी का परिक्रमण काल जो होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा समय लेगी पृथ्वी अब अपना चक्कर पूरा करने में। कह सकते हैं हमारे साल के दिन बड़े हो जाएंगे, यदि इसे कम करते हैं तो हमारे साल के दिन छोटे हो जाएंगे या परिक्रमण काल कम हो जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, तो आप कुछ डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है? परिक्रमण काल बढ़ जाता है, और डिस्टेंस कम करने पर परिक्रमण काल घट जाता है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का पूर्वी पार्ट है और ये पृथ्वी का पश्चिमी पार्ट है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं दोस्तों, वो कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो आप ध्यान रखना, अधिकांश शब्द यूज कर रहा हूं मैं, अधिकांश। जो अधिकांश कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो उसके पूर्वी भाग, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व मूव कर रही है, तो पृथ्वी के पूर्वी भाग से प्रक्षेपित किए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब आप ध्यान रखोगे, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो आपसे पूछे किस दिशा की ओर? पूर्वी दिशा की ओर। हमेशा नहीं, मैं लिख के काट दे रहा हूं एक बार, हमेशा नहीं, अधिकांशतः। हमेशा क्यों नहीं? कि कुछ उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रक्षेपित जो किए जाते हैं वो पूर्व दिशा की ओर इस तरीके से प्रक्षेपित किए जाते हैं। कुछ एक उपग्रह जो है वो उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये आपको हमेशा शब्द नहीं करना, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि कुछ मतलब उत्तर या दक्षिण
दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो हमेशा शब्द को आप नहीं लगाओगे, ये आपका शब्द कटना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही हम पृथ्वी के पर तक घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से मतलब कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद गिराते हैं, मान के चलिए इसके सापेक्ष एक उपग्रह घूम रहा है और उस उपग्रह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उस उपग्रह से क्या कर दी, गेंद गिरा दी। तो अगर मैं गेंद गिराता हूँ तो गेंद गिराने पर मेरा क्या होगा कि जहां पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूम रहा था, ठीक है, ये उपग्रह घूम रहा था ये, ठीक है, बॉल गिराने पर मान लो बॉल यहाँ गिरा दी तो ये भी पृथ्वी के आवर्तकाल के समय में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी के पर घूमने वाले कोई भी उपग्रह है उससे अगर हम कोई गेंद गिराते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए पृथ्वी के पर समानावर्त के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने पृथ्वी वाला बताया था कि ये अर्थ है और यहाँ क्या कर रहे हैं, उपग्रह गति कर रहे हैं, या एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये सन है और ये अर्थ है, इस अर्थ का परिक्रमण काल किस बात पर निर्भर करता है। इस अर्थ का हमने क्या बताया था, इस अर्थ का परिक्रमण काल दूरी पर निर्भर करता है। सन और परिक्रमण करने वाले किसी ग्रह की दूरी यदि अधिक होती है तो उसका परिक्रमण काल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमने जब सौरमंडल सोलर सिस्टम पढ़ाया था, जब आपको बताया था कि बुध ग्रह सन के पास है तो उसका परिक्रमण काल भी कम है, ठीक है दोस्तों। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल भी कम है, उससे ज्यादा पृथ्वी का है, उससे ज्यादा मंगल का, उससे ज्यादा बृहस्पति का। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है परिक्रमण काल भी बदलता रहता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में कि परिक्रमण काल किस चीज पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए परिक्रमण काल सूर्य और ग्रह की डिस्टेंस पर। पृथ्वी के सापेक्ष में पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पर निर्भर करता है परिक्रमण काल। दूरी घटती है तो परिक्रमण काल कम हो जाता है, दूरी बढ़ती है तो परिक्रमण काल भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों परिक्रमण से संबंधित जो भी इशू थे वो हमने डिस्कस किए, काफी अच्छे से डिस्कस किया। और आप IAS PCS या अदर्स जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन लगाइए। छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन तो बेहद आसान तरीके से आप इतने डिस्कस में सॉल्व कर ले जाओगे। और भी कोई बड़े IAS PCS के एग्जाम होते हैं तो आप आसानी से उन सवालों को मेरे इस स्टडी के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। क्योंकि आपको अन्य क्लासों से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ मेरी क्लास के इशू और तरीका, कंसेप्ट आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी हर एक क्लास में रिफॉर्म मिलेगा और आपको टॉपिक अच्छे से अच्छे क्लियर हों। दोस्तों कुछ हमारा मटेरियल टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, तो आप सिलेक्शन इंडिया के नाम से हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।